नोट्स वगैरह जो है आपके लिए तैयार किए हैं, ये एक बार आप देख सकते हैं क्या है। सबसे पहले तो वर्ड को देखिए, फेडरलिज्म वर्ड कहां से आता है। फेडरलिज्म जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका नाम है फोडस। क्या नाम है? फोडस। और उसका मतलब होता है एग्रीमेंट। उसका मतलब होता है एग्रीमेंट। हिंदी में हम लोग बात करें, अगर हमारे कोई दोस्त हिंदी मीडियम से हैं तो इसको कहा जाता है संघीय ढांचा। संघीय ढांचा मतलब काफी छोटे 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 संघ जो हैं आपस में मिलकर एक बड़ा संघ बनाते हैं और उसको एक ढांचा बनाते हैं। वैसे ही जैसे इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो पूरा इंडिया कैसे बना हुआ है? छोटे 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 स्टेट्स से मिलके बना है, और काफी सारे स्टेट मिलके, और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हो गई हैं। तो कुल मिला के छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं वो मिलके क्या करती है, एक बड़ा यूनिट बनाती हैं और उसको कहा जाता है इंडिया। तो अगर नेचर के अंदर देखा जाए तो ये क्या है? इंडिया फेडरल है कि हाँ ठीक है, स्टेट भी बनी है, स्टेट के अंदर अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट में अपने खुद के गवर्नर हैं, स्टेट्स के अंदर खुद की मशीनरीज हैं, स्टेट के खुद के होम मिनिस्टर होते हैं, सारी चीजें होती हैं। अब सेंट्रल लेवल पे भी आप जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। एक प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, एक प्रेसिडेंट मिलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेंगे। स्टेट की जुडिशरी के अलावा भी आपको सेंट्रल लेवल पे जुडिशरी देखने को मिलती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टेट्स को भी एक तरह से ऑटोनॉमी है, स्टेट्स को कैसे चलना है वो भी है, और अल्टीमेटली इन सबको मिलके बनाना क्या है? इंडिया बनाना है। पर इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो इंक्लाइंड है किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। तो क्या इंडियन यूनिटरी इन नेचर है? नहीं। तो क्या इंडिया कंप्लीटली फेडरल इन नेचर है? क्या स्टेट्स जो है अपने हिसाब से मनमर्जी के अपने सारे लॉ बना सकती है? नहीं। हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट किया है, हमने थोड़ा सा मसाला लिया यूनिटरी का, थोड़ा सा मसाला लिया फेडरल स्टेट का। हमने इसे बना दिया क्या? हमने इसे बना दिया एक क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल कंट्री बना दिया। कैसे? ये फेडरल इन नेचर है, ये कंट्री जो है ये फेडरल इन नेचर है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इसको थोड़ा सा समझा दीजिए सर। फेडरल इन नेचर का मतलब हमारे पास में स्टेट्स के अंदर सारी चीजें, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो स्टेट्स जो हैं अपने अपने राज्यों को, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं अपने अपने राज्यों को अपने हिसाब से चला सकते हैं। पर मान लीजिए कभी किसी दिन इमरजेंसी लग जाती है। तीन टाइप की इमरजेंसी है हमें पता है, स्टेट इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो नेशनल इमरजेंसी तो वॉर वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, हम लोग कॉन्स्टी वाले में पढ़ते ही हैं, तो उसमें नेशनल इमरजेंसी है। स्टेट इमरजेंसी मतलब अगर स्टेट की मशीनरी फेल कर जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर स्टेट की फेल कर जाए तो प्रेसिडेंट्स रूल लगा देते हैं हम लोग स्टेट के अंदर, तो वो स्टेट इमरजेंसी हो गई। और फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब पैसे खत्म हो गए, जो कि आज के टाइम में श्रीलंका के यहाँ हो रहा है। तो ये चीजें, तो हमने क्या किया, एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया और हमने ज्यादा पावर दे दी सेंटर को। इसके अंदर एक रोल और आता है किसका? सेवेंथ शेड्यूल का। कौन से शेड्यूल का? सेवेंथ शेड्यूल का। इसमें हमने क्या किया, हमने कहा कि सेंटर एक जगह, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे सेंटर लॉ बना सकता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे स्टेट लॉ बना सकता है, पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, उसे कहा गया कॉन्करेंट। क्लियर है? अब इस कॉन्करेंट के अंदर भी ना रेसिडुअरी पावर जो है वो स्टेट के पास में है। रेसिडुअरी पावर जो है वो स्टेट के पास है। अब दो तरह की चीजें हो सकती है। एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसके अंदर स्टेट और सेंटर दोनों के पास में पावर है, और एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिससे रिलेटेड ना सेंटर के पास पावर है ना स्टेट के पास पावर है। मान लीजिए कि अभी नया नया जो आजकल पिछले कुछ 10 सालों से सरोगेसी का मामला आ रहा है। तो 1950 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम सरोगेसी से रिलेटेड मेडिकल एडवांसमेंट हुई ही नहीं थी। जब सरोगेसी से रिलेटेड एडवांसमेंट नहीं हुई है मेडिकल के अंदर, तो फिर क्या वो सरोगेसी का लॉ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह उस टाइम हो ही नहीं रहे थे। इंटरनेट जो था वो 1950 के टाइम पे था नहीं। तो धीमे धीमे जो जो चीजें बाद में आ रही हैं उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा?
क्या स्टेट बनाएगी? जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी बहुत रिसेंटली आया है। हम लोग अगर बात करें 2016-17 में हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनना चालू किया था, हालांकि ये बनना बहुत पहले चालू हो गया था। फेसबुक के टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनते थे। हम लोग ये देखते थे कि एक आने वाला फ्यूचर है जिसके अंदर डिजिटल करेंसी चलेगी, प्लास्टिक मनी भी पुराना हो जाएगा, तो वो सारी चीजें हैं। अभी भी क्रिप्टो करेंसी अच्छे से आया नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो नई चीजें आती हैं उससे रिलेटेड पावर भी सेंटर के पास में, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी पावर सेंटर के पास में। तो रेसिडुअरी पावर जो है, बची खुची पावर जो है, वो सारी की सारी किसके पास में आएगी? वो आएगी सेंटर के पास में। ये हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर ये फेडरलिज्म क्या होता है। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग हैं क्वाजी फेडरल। क्लियर है? ये थोड़े वर्ड्स जो हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और रेसिड्यूरी पावर रहेगी आपकी सेंटर के पास में, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। चलिए अब कर लेते हैं हम लोग नोट्स पे थोड़ी सी बात। पहली लाइन यही कह रही है, फेडरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फीडस विच मींस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके बीच में? स्टेट और सेंटर के बीच में। केसी वियर ने कॉइन किया था यह टर्म क्वाजी फेडरल इंडिया के लिए। क्वाजी फेडरल जो टर्म है कि इंडिया कैसी कंट्री है, कुछ लोग कहते थे यूनिटरी है, कुछ लोग कहते थे कि ये फेडरल है। तो हम लोग क्या कहते थे? हम लोग फेडरल विद स्ट्रॉन्ग यूनिट सेंटर हैं। हम लोग क्वाजी फेडरल वर्ड यूज नहीं करते थे। तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम क्वाजी फेडरल है। हालांकि फेडरल, क्वाजी फेडरल, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं दी ही नहीं हुई है, ये सब हमारे जानने के लिए है। क्लियर? चलिए, इन फैक्ट अ फेडरेशन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट शेयरिंग पावर एंड कंट्रोलिंग देयर रेस्पेक्टिव स्फीयर। अपने अपने स्फीयर के अंदर पावर को शेयर करना और कंट्रोल करना। ये सेंट्रल लेवल पे है, ये स्टेट लेवल पे है, तो अपने अपने स्फीयर में पावर को कंट्रोल कर रहे हैं और देख रहे हैं। चलिए, दस अ फेडरेशन इज अ सिस्टम ऑफ नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट। कैसा सिस्टम है? नेशनल और लोकल गवर्नमेंट का साथ में कंबाइंड अंडर अ कॉमन सोवरेनिटी विद बोथ नेशनल एज वेल एज फेडरेटिंग यूनिट्स। जैसे यूएस के अंदर हम लोग बात करें तो यूएस के अंदर क्या है? एक सेंट्रल यूनिट भी है और एक फेडरेटिंग यूनिट भी है। सेंट्रल यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने एग्री किया है कि हमारा एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, हमारा एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, हमारा एक पार्लियामेंट होना चाहिए जिसे हम लोग कांग्रेस कहेंगे, पर हमारे जो स्टेट के लॉज हैं वो सारे के सारे अपने अपने अलग अलग होंगे। कहीं पे हो सकता है कि मैरिज की एज है या बेबी कंसीव करने की एज है वो अलग हो, कहीं पे कहा जाता है कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउड है किसी स्टेट के अंदर, किसी स्टेट के अंदर नहीं। तो अमेरिका के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्टेट्स के अंदर भी लॉज वेरी करते हैं। कैसे वेरी करते हैं? इंडिया के अंदर लॉज वेरी करते हैं क्या? मेजरली नहीं करते हैं। लैंड लॉज वेरी कर सकते हैं, पर अगर हम लोग बात करें कि ये जो सेंट्रलाइज्ड लॉज हैं तो क्या वो वेरी करते हैं? वो सब वेरी नहीं करते हैं। तो हम लोग पूरी तरह से फेडरल नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान अपने अलग लॉज चलाएगा, यूपी अपने अलग लॉज चलाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उधर मणिपुर, ऊपर जम्मू कश्मीर, ये सब अपने अपने अलग अलग लॉज चलाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग फेडरल पर हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर हमने कुछ सब्जेक्ट डाले हैं। चलिए, हैविंग ऑटोनॉमस स्फीयर्स असाइन्ड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, इंडिया ऑप्टेड फॉर क्वाजी फेडरल, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जाना। स्ट्रक्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने कहा कि देखो वैसे ही बड़ी मुश्किल से पटेल साहब ने क्या किया है, 584 रियासतों को, छोटी छोटी रियासतों के जोड़ जोड़ के इंडिया बनाया है। अगर वापस से हम लोग फेडरल बना देते हैं, अगर फिर से हम लोग फेडरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वापस ये रियासतें टूट सकती हैं। फियर ऑफ बाल्कनाइजेशन वॉज देयर। बाल्कनाइजेशन का मतलब क्या है? बाल्कनाइजेशन का मतलब है कि चीजों का अपने किसी, मान लीजिए रीजनल बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे टूट जाना, एक बड़े देश का छोटे छोटे कई सारे देशों के अंदर टूट जाना, तो उसे बाल्कनाइजेशन कहते हैं। तो उसका फियर था, इसलिए हम लोगों ने प्योर फेडरल नहीं किया। क्लियर? आफ्टर इंडिपेंडेंस द टर्म फेडरल हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई कौन सा आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि फेडरल स्ट्रक्चर है, तो आपको कहना है कि सर फेडरल वर्ड यूज नहीं हुआ है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 395 आर्टिकल्स हैं, कहीं पे भी फेडरल वर्ड यूज नहीं किया गया है। बट द वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज एसेंशियली फेडरल इन स्ट्रक्चर। पर जैसे हम लोग काम करते हैं
उसे देख के पता पड़ता है कि हम लोग फेडरल हैं। हाउएवर, फिर भी it is the practical working style of federalism which brought the concept of cooperative federalism and competitive federalism। बहुत बढ़िया, अब दो वर्ड निकल के आए, cooperative federalism and competitive federalism। तो अब समझ लेते हैं कि आखिर ये cooperative federalism होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, अलग अलग यूनिट होती है। जैसे राजस्थान अलग यूनिट है और उत्तर प्रदेश अलग यूनिट है, तो राजस्थान के अंदर अलग गवर्नमेंट होगी, अलग टाइप की गवर्नमेंट होगी, और उत्तर प्रदेश के अंदर अलग टाइप की गवर्नमेंट होगी। तो ये दोनों स्टेट्स जो हैं जब आपस में एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे रोडवेज है, रोडवेज तो स्टेट की होती है, तो राजस्थान की रोडवेज अलग होगी, यूपी की रोडवेज अलग होगी, दिल्ली की रोडवेज अलग होगी, हरियाणा रोडवेज जो है वो अलग होगी। मान लीजिए कि कोविड के टाइम में एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर बसेस से लेके जाना होगा, रोडवेज से लेके जाना होगा, और राजस्थान और यूपी की गवर्नमेंट अगर आपस में एक दूसरे को हेल्प करती हैं, कॉपरेट करती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसको अगर सारी स्टेट्स आपस में कॉपरेट करने लगे एक दूसरे से, तो ये कहलाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इसी को एक बार हम लोग देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इज डिवाइडेड इनटू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द सेंटर एंड स्टेट शेयर a horizontal relationship whereby cooperate in the larger public interest। कैसे? सेंटर और स्टेट जो है वो आपस में हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लाइन में, ऐसे, तो ये ऐसे अपने स्फीयर्स को यूज करती है, मतलब इक्वली अपने स्फीयर्स को यूज करती है और लोगों की बेनिफिट के लिए अपनी अपनी पावर्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब एक और वर्ड हमारे सामने आया, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब जहां पे भी दो यूनिट्स होंगी, जहां पे भी दो या दो से ज्यादा यूनिट्स होंगी, तो उसमें कोई ना कोई एक यूनिट जो है किसी ना किसी सेक्टर के अंदर अच्छी होगी। तो जैसे मान लेते हैं इंडिया के अंदर शुगर केन सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सी स्टेट प्रोड्यूस कर रही है, बताइए मुझे। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा शुगर केन कौन सी स्टेट प्रोड्यूस कर रही है? शुगर केन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, पर ये अब चेंज हो चुका है, अब महाराष्ट्र है। आपके करंट अफेयर्स या फिर आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शुगर केन के लिए शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो है महाराष्ट्र। याद रखेंगे सब लोग, पहले सेकंड नंबर पे था, अभी फर्स्ट हो गया है। समझ में आया? अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब यहां पे एक दूसरे को हेल्प करें। कॉम्पिटिटिव के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव के अंदर एक दूसरे से सारी यूनिट जो है वो कॉम्पीट कर रही है। जैसे पहले यूपी जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन था, तो इसका मतलब अगर एथलॉन ब्लेंडिंग की बात करते हैं, चीनी की, शुगर की बात करते हैं, शुगर मिल्स की बात करते हैं, उसके अलावा हमें जो भी बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं शुगर के, उन सब की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलने वाला था या फिर किसे मिलता था? सबसे ज़्यादा फायदा मिलता था यूपी को मिलता था। पर अब कंपटीशन बढ़ा, सबको पता पड़ा कि हाँ, शुगर केन उगाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायदा है, क्योंकि एथनॉल ब्लेंडिंग जो है आने वाले टाइम में फ्यूचर है। नितिन गडकरी साहब ने कह दिया है कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम लोग कंप्लीटली वाइप आउट कर देंगे पेट्रोल को, और गाड़ियां जो हैं वो या तो इस टाइप से इंजन से बना करेंगे, या तो एथनॉल ब्लेंडेड इंजन जो हैं वो चला करेंगे, और या फिर बैटरी से इलेक्ट्रिक पावर्ड जो गाड़ियां हैं वो चला करेंगी। तो यही है, अगर हम लोग आपस में कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पीट मतलब पॉजिटिव कंपटीशन, ऐसा नहीं कि हम किसी को गिराने लगे, एक स्टेट दूसरे स्टेट के अंदर बॉम्ब गिराने लगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। बाकी हम लोग कॉम्पीट करेंगे, हम लोग जो पॉजिटिव कंपटीशन रखेंगे, हेल्दी कंपटीशन रखेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरा का पूरा देश जो है, अगर इंडिया की बात करें तो पूरा का पूरा इंडिया का शुगर जो है वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली फायदा किसे हो रहा है? अल्टीमेटली फायदा हो रहा है इंडिया को। इसलिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दोनों जरूरी है। जब कोई आपदा आती है, जब कोई कष्ट आता है, जब कोई दिक्कत होती है, तो आपस में कोऑपरेट करना होता है, बट जब कुछ अर्न करना होता है तब हमें कम्पीट करना होता है। यही सब चीजें यहाँ पे लिखी गई है। स्टेट पार्टिसिपेशन जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे बात की गई शेड्यूल 7 के अंदर। शेड्यूल 7 के अंदर मैं बता चुका हूं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है।
ठीक है। अब देखिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का आइडिया कब आया? ये आइडिया चमकता है 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद में, जो एलपीजी सिस्टम हम लोग लेके आए थे। आपने नाम सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो हम लोग लेके आए हैं, इसके अंदर हमने कहा कि देखो अब स्टेट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि बाहर से आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट किस स्टेट की तरफ होंगे? वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उन स्टेट की तरफ जो कि ज़्यादा उन्हें पैसा कमा के दे पाए। ज़्यादा पैसा कौन कमा के दे पाएगा? जहां पे रॉ मटेरियल्स अच्छे से अवेलेबल होंगे, जहां पे ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी अच्छे से अवेलेबल होगा, जहां का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए जो भी हमारी पोर्ट स्टेट्स हैं, पोर्ट सिटीज़ हैं, और उससे वो जिस स्टेट के अंदर है, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इसलिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, और यही सबसे ज़्यादा जीडीपी वाले स्टेट हैं, और यही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू में। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव्स का डिसीजन है। क्लियर?